कंफ्यूज पीएम बनते जा रहे बालेन शाह 2 महीने में फिर मारी पलटी। करप्शन के आरोप में जिन 2 मंत्रियों को किया था बाहर, फिर इज्जत के साथ बुलाया। लामिछाने के भारत आते ही हुआ खेल। इधर भारत में बीजेपी ऑफिस में हुआ सत्ताधारी पार्टी के मुखिया का ग्रैंड वेलकम। उधर काठमांडू में दिखने लगा भारत के प्रभाव का असर। चीन की BRI फाइलें आगे बढ़ाने वाले बालेन फंस गए। भारत से दुश्मनी, चीन से दोस्ती। नेपाल की जनता पूछ रही कि बालेन शाह आखिर किसकी तरफ हैं? चीन से दोस्ती करके घाटे में जा रहा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने फिर से वो काम किया जो उनकी सबसे बड़ी आदत बनती जा रही है, अपने ही फैसले पर पलटी मारना। जिन सदन गुरुंग को 26 दिन पहले विवादों के बीच गृह मंत्री पद से हटाया गया था, उन्हें सदन गुरुंग को अब दोबारा गृह मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया और उनके साथ शपथ ली है महावीर पुन ने, जो सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया और अब बालेन शाह ने उन्हें नए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। 75 दिन की सरकार में 1 मंत्री बर्खास्त, 1 का इस्तीफा और फिर वापसी। मंत्रालयों की संख्या 25 से घटाकर 18 की गई और अब फिर नए मंत्रालय बनाए जा रहे हैं। ये नेपाल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जिनकी पार्टी RSP के पास दशकों बाद पहली बार सिंगल पार्टी बहुमत है। लेकिन फैसले ऐसे ले रहे जैसे हर हफ्ते नई सरकार बना रहे हों। सदन गुरुंग वो शख्स हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। KP शर्मा ओली ने जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया तो सदन गुरुंग ने अपने NGO हामी नेपाल के जरिए डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर लाखों नौजवानों को सड़कों पर बुलाया। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मैतीघर मंडल में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सरकार को 3 दिन में बैन वापस लेना पड़ा था। सितंबर के अंत तक 75 नागरिकों की जान गई, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए और KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सदन गुरुंग ने खुद राष्ट्रपति और सेना प्रमुख से बातचीत करके पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनवाया और मार्च 2026 के चुनाव का रास्ता साफ किया। लेकिन गृह मंत्री बनने के महज 26 दिन बाद उन पर कारोबारी हितों के टकराव और संदिग्ध निवेश के आरोप लगे और 22 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सरकारी जांच समिति की क्लीन चिट के बाद बालेन शाह ने उन्हें फिर से गृह मंत्री बना दिया है। सवाल यह है कि अगर आरोप बेबुनियाद थे तो इस्तीफा लिया ही क्यों गया, और अगर गंभीर थे तो वापसी इतनी जल्दी कैसे हो गई? महावीर पुन की बात करें तो ये नेपाल में विज्ञान और नव प्रवर्तन के क्षेत्र में बड़ा नाम है। राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक हैं। म्याग्दी से स्वतंत्र सांसद के तौर पर जीत कर आए और लंबे समय से विज्ञान के लिए अलग अलग मंत्रालय की मांग करते रहे। बालेन शाह ने यह मंत्रालय खुद अपने पास रखा हुआ था, अब महावीर पुन को सौंपा है। अगर ये मंत्रालय बनाना ही था तो पहले दिन क्यों नहीं बनाया, और अगर पहले जरूरत नहीं थी तो अब अचानक कैसे आ गई? यही बालेन शाह की सबसे बड़ी समस्या है। हर फैसला ऐसा लगता है जैसे प्रेशर में लिया गया हो, सोच समझ कर नहीं। अब बात करते हैं उस बड़े खेल की जो भारत और चीन के बीच चल रहा है और जिसमें बालेन शाह दोनों तरफ पैर रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जून को RSP के प्रेसिडेंट रवि लामिछाने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के आधिकारिक न्योते पर दिल्ली पहुंचे थे। 5 दिन रुके और भारत ने उन्हें वो स्तर का स्वागत दिया जो नेपाल की किसी पार्टी प्रमुख को शायद ही कभी मिला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलकर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने अलग से बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा सहयोग पर बात की। भारत ने यह दिखाया कि वो नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति को गंभीरता से लेता है और इस रिश्ते में निवेश करने के लिए तैयार है। रवि लामिछाने ने वापसी पर खुद कहा कि नेपाल भारत रिश्ते अब आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और साझा समृद्धि से तय होने चाहिए। उनके बाद विदेश मंत्री सुशील खनाल भी 6 जून को जयशंकर के न्योते पर दिल्ली पहुंचे। यानी भारत ने 1 हफ्ते में नेपाल के 2 सबसे अहम नेताओं को दिल्ली बुलाकर साफ संदेश दिया कि भारत नेपाल का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी है और रहेगा। लेकिन बालेन शाह का रवैया देखिए। ठीक उसी हफ्ते जब उनकी पार्टी के मुखिया दिल्ली में भारत से रिश्ते मजबूत कर रहे थे, बालेन शाह की कैबिनेट ने चीन को चिल्ली केरुंग 220 kV ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पर सहमति का खत भेजने की मंजूरी दे दी। BRI के तहत 10 प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक 2 जून को रखी गई और केरुंग काठमांडू रेलवे की फिजिबिलिटी स्टडी जून 2026 तक पूरी होने की उम्मीद जताई गई। और इतना ही नहीं, बालेन शाह ने संसद में खड़े होकर बयान दिया कि नेपाल ने अपने विवादित इलाकों पर भारत, चीन और ब्रिटेन तीनों से बात की है। काला पानी, लिपुलेख और सुस्ता जैसे मुद्दों पर तीसरे देश को शामिल करने की बात कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री खुले मंच पर नहीं करता, लेकिन बालेन शाह ने की। हकीकत यह है कि भारत ने नेपाल के साथ हमेशा नतीजे दिए, सिर्फ वादे नहीं किए।
रक्सौल काठमांडू रेलवे का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है, जिसमें 141 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन, 42 किलोमीटर सुरंगें, 124 पुल और 13 स्टेशन है। नेपाल को बिजली भारत देता है। बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी भारत के जरिए हो रही है। दूसरी तरफ चीन की BRI का हाल देखिए। 2017 में MOU हुआ, 9 साल बीत गए, बूढ़ी गंडक हाइड्रो पावर ठप है। केरुंग रेलवे की फिजिबिलिटी स्टडी अभी तक पूरी नहीं हुई। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क कागजों पर है। खुद बालन शाह ने KP शर्मा ओली के दौर में चीन के साथ हुए समझौतों की जांच शुरू की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चीन ने नेपाल को सिर्फ सपने बेचे, प्रोजेक्ट्स नहीं दिए। लेकिन फिर भी बालन शाह चीन की तरफ से ट्रांसमिशन लाइन और रेलवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि वो न भारत के साथ पूरी तरह खड़े हो पा रहे और न ही चीन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। दोनों तरफ आधे अधूरे कदम और बीच में नेपाल की जनता, जो 75 दिनों में अपने प्रधानमंत्री से कोई ठोस नतीजा नहीं देख पाई है।